हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्वल एरिया क्राइटेरियन देन उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरियन पढ़ा था, जिसमें सडन इंक्रीज़ अगर मैकेनिकल इनपुट में हो जाता है तो सिस्टम का बिहेव क्या होता है, वो स्टेबल रहता है या नहीं रहता है। इसके लिए हमने लिमिटिंग कंडीशन निकाली थी, डेल्टा मैक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा 1, और इस कंडीशन पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी, इस कंडीशन को हमने प्रूव भी किया था, और देन इस पर बेस्ड हमने दो न्यूमेरिकल भी लगाए थे। एक ये न्यूमेरिकल था एग्जाम्पल 19.6, और जिसमें ये हमें निकालना था कि सिस्टम स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। देन दूसरा न्यूमेरिकल था ये 19.7, जिसमें हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी थी। इस न्यूमेरिकल में ये दे रहा था कि सिस्टम स्टेबल है, दैट मीन्स A1 इज़ इक्वल टू A2 है, और उसके बेस पे हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज के क्वेश्चन में हम फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, और फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस में क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल मेन चीज़ है, और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्या होता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में आपका जनरेटर है, और इट इज़ कनेक्टेड टू अ इनफाइनाइट बस वाया ए ट्रांसमिशन लाइन, और ये ट्रांसमिशन लाइन दो पार्ट्स में है, दो पैरेलल सर्किट्स में हैं। यहाँ पर जनरेटर का जो वोल्टेज है दैट इज़ E एंगल डेल्टा, और इनफाइनाइट लाइन का वोल्टेज V एंगल 0 है। कुछ यहाँ पर सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस लगी हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर 1, 2, 3 एंड 4। तो इस कंडीशन पे अगर लाइन 2 पर कोई फॉल्ट, इस पॉइंट पे एक फॉल्ट अकर हो जाती है, तो इस फॉल्ट के अकर होने पर अगर सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर कर देते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो ये कहा जाएगा कि सर्किट हैज़ मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, और अगर नहीं कर पाते हैं तो सर्किट इज़ लूज इट्स सिंक्रोनिज्म। तो जो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम है, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है, जो कि प्रोटेक्टिव गियर यानी सर्किट ब्रेकर्स को ऑपरेट करने के लिए, उस टाइम को हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। और इस टाइम के करेस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। देखिए, यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, मैं इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ, ये है। ये 3 लाइन में लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम allowed for protective gear
allowed for protective gear to operate without loss of stability is called critical clearing time, and the torque angle corresponding to this time is called critical clearing angle. ओके फिर से मैं देखिए इसको एक बार और बता देता हूँ. फॉल्ट अकर होगी, यहाँ इस पॉइंट पे फॉल्ट अकर हुई. इस फॉल्ट के अकर होने पर सर्किट ब्रेकर 3 और सर्किट ब्रेकर 4 को जो मैक्सिमम टाइम अलाउ होगा आपकी ये वो ऑपरेट करके इस फॉल्ट को रिमूव कर दें एंड विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, उस टाइम को हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम. और उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल. ध्यान रखिएगा ये 2 नंबर में डिफिनीशन आती है, और कभी कभी अगर इसका फुल क्वेश्चन आता है तो ये पूरा प्रूफ करने को आ जाता है, तब ये 10 नंबर में आता है. तो आपको ये डिफिनीशन एकदम ये समझ लीजिए, आप इसको मगअप कर लीजिए, एकदम इसे क्रैमिंग कर लीजिए कि ये आपको एकदम याद होनी चाहिए. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम अलाउड फॉर प्रोटेक्टिव गियर टू ऑपरेट विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, एंड द टॉर्क एंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम इज कॉल्ड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट इस कंडीशन को अगर हमें दिखाना हो कर्व पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन को कर्व पे दिखाकर और हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए एक फार्मूला प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये कर्व है. यहाँ पे जो ये कंडीशंस हैं ये पावर एंगल कर्व ए, सी और बी से डिनोट की गई हैं. कर्व ए को हम प्री फॉल्ट कर्व कहते हैं. प्री फॉल्ट कर्व मतलब कि फॉल्ट आने से पहले का जो पावर एंगल कर्व था. कर्व बी को हम फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व कहते हैं. ये वाला ये है आपका फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व. देन फॉल्ट के मतलब रिमूव हो जाने के बाद जो भी कर्व बचेगा, जो भी कर्व बनेगा उसको हम पोस्ट फॉल्ट कर्व कहते हैं. ये कर्व सी, दैट मीन्स ये मिडिल वाला, ये वाला कर्व. तो 3 कर्व हो गए. पहला पोस्ट फॉल्ट कर्व यानी कर्व से पहले का, फॉल्ट के पहले का कर्व. देन फॉल्ट के ड्यूरेशन में कर्व, तो उसको फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व कहते हैं. देन फॉल्ट होने के बाद का कर्व जिसको हम पोस्ट फॉल्ट कर्व कहते हैं. अब यहाँ पर पोस्ट फॉल्ट कर्व में अगर हम बात करें तो इस कर्व में क्या है कि जैसे इस लाइन में आपका फॉल्ट आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले प्री फॉल्ट कर्व में क्या होगा, दोनों लाइन प्रेजेंट होंगी. प्री फॉल्ट कर्व में दोनों लाइन प्रेजेंट होंगी. ओके, दोनों को हम हेल्दी लाइन कहेंगे. दोनों को हम हेल्दी लाइन कहेंगे. ऐसी कोई भी लाइन जो नॉर्मली ऑपरेट कर रही है उसे हम हेल्दी लाइन कहते हैं. और अगर किसी लाइन पे किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट है तो उसे हम फॉल्टी लाइन कहते हैं. तो प्री फॉल्ट कर्व में आपका हेल्दी प्लस हेल्दी लाइन होगी. देन फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व में आपका हेल्दी प्लस एक फॉल्टी लाइन होगी. और तीसरे पे पोस्ट फॉल्ट कर्व में आपकी सिर्फ हेल्दी लाइन होगी, क्योंकि फॉल्टी लाइन को रिमूव कर दिया जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ये कर्व है, और इस कर्व के तीनों कर्व के करस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन लिख दी है. यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है. जैसे पहली इक्वेशन है प्री फॉल्ट कंडीशन के लिए, तो इक्वेशन आपकी ये पावर एंगल कर्व की इक्वेशन है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. P = EV/x साइन डेल्टा, या EV/x उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम P मैक्स भी कह सकते हैं. तो पहली इक्वेशन आपकी हो गई
PE1 इज इक्वल टू Pmax1 साइन डेल्टा। दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई PE2 इज इक्वल टू Pmax2 साइन डेल्टा। देन तीसरी इक्वेशन इसी टाइप से हो गई PE3 इज इक्वल टू EV/x साइन डेल्टा या Pmax बाई साइन डेल्टा। देखिए यहाँ पर प्री फॉल्ट कर्व के लिए जो रिएक्टेंस की वैल्यू है उसको XA से कर रहे हैं, फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू XB से बोल रहे हैं, और पोस्ट फॉल्ट कर्व के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू XC है। देखिए यहाँ पे XB, XC और XA, तो इन इक्वेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए XA, XB और XC आपका डिनोट भी है, इट इज़ ट्रांसफ़र रिएक्टेंस प्रायर टू फॉल्ट, ड्यूरिंग द फॉल्ट एंड पोस्ट फॉल्ट कंडीशन। ओके, अब आइए हम इस कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इस कर्व में क्या है कि सबसे पहले जो प्री फॉल्ट कर्व है आपका, फॉल्ट के अकर होने से पहले सिस्टम इसी कर्व पे ऑपरेट कर रहा था, एंड सिस्टम जो आपका ऑपरेट कर रहा था इट इज़ ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए। और यहाँ पर देखिए ये मैकेनिकल पावर है PS, तो इसकी लाइन और PE के कर्व की लाइन पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम पे है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे PS इज इक्वल टू PE होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका एंगल था वो डेल्टा नॉट था। अब इसके बाद फॉल्ट अकर्स होती है, फॉल्ट अकर होने से ट्रांसफ़र रिएक्टेंस आपका चेंज होता है, और आपका पावर आउटपुट जो है वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो A से पॉइंट B पर आ जाता है, और ऑपरेटिंग पॉइंट B पर आने के साथ साथ आपका जो लोड एंगल होता है वो फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व B से अब रिस्पेक्ट में हो जाता है। जहाँ पर ये है देखिए फॉल्ट ड्यूरेशन कर्व B, ये A से B पर आ गया विद करस्पॉन्डिंग लोड एंगल डेल्टा नॉट। तो अब पॉइंट B पर आपका इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इस पॉइंट पे है, मैकेनिकल पावर आपका यहाँ पर है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से कम है या इनपुट आपका ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से अगर कम होगी तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन होगा, जिससे आपका डेल्टा या टॉर्क एंगल आपका इंक्रीज़ करेगा। रोटर एक्सीलरेट करेगा, टॉर्क एंगल इंक्रीज़ करेगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका B से पॉइंट C की तरफ मूव करने लगेगा। तो जब ये पॉइंट C पर आ जाएगा उसी टाइम पे हम मानते हैं कि हमारे सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो फॉल्टेड लाइन को ओपन कर देते हैं और फॉल्ट को क्लियर कर देते हैं। फॉल्ट के क्लियर होने से अब सर्किट में केवल एक ही हेल्दी लाइन बचती है, जिससे कि ट्रांसफ़र रिएक्टेंस फिर चेंज हो जाता है, और इस ट्रांसफ़र रिएक्टेंस के चेंज होने के साथ साथ आपका जो पावर आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। पावर आउटपुट इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट C से पॉइंट E पर आ जाता है। जब ऑपरेटिंग पॉइंट E पर आ जाता है, आपका रोटर में एक्सीलरेशन था, जिसकी वजह से रोटर अपने इनर्शिया की वजह से अभी भी वो एक्सीलरेट करेगा। दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रोटर। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से
आपका रोटर अब डी एक्सेलरेट करना चाहिए, बट रोटर की जो स्पीड होगी वो अभी भी ns से कम नहीं होगी। डी एक्सेलरेट तो करेगा, मान लीजिए nx है 1000, रोटर की स्पीड है 1100, तो क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रोटर डी एक्सेलरेट करेगा। मान लीजिए इसकी स्पीड आ गई 1050, बट दिस 1050 इज़ स्टिल ग्रेटर देन 1000, जिसकी वजह से अभी भी आपका एनआर क्या है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये ग्रेटर है, जिसकी वजह से डेल्टा अभी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और ये डेल्टा इंक्रीज़ करता है यहाँ पर पॉइंट एफ तक, इस पॉइंट तक डेल्टा आपका इंक्रीज़ करता है, और जिसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका एंगल है वो आपकी जो है डेल्टा 2 है। अब इस पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तब हमारे रोटर की स्पीड हमारे सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स एनआर इज़ इक्वल टू एनएस। अब अगर एनआर इज़ इक्वल टू एनएस हो गया तो इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, बट लेकिन इस पॉइंट एफ पे अभी भी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से क्या है, ज़्यादा है, तो आपका रोटर अभी और क्या होगा, वो फिर जो है और आपका डी एक्सेलरेट करेगा, और वो फिर यहाँ से इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, और वो अपने मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो है सर्च करेगा, जो हमने आपको हंटिंग में पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर अब हमें ध्यान देना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जितने एरिया पे क्या हमारा सिस्टम इसको स्टेबल रहेगा इस कंडीशन पर या नहीं रहेगा। तो वो कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो एक्सेलरेटिंग एरिया है ये है एरिया ए बी एंड आपका सी डी, एरिया ए बी सी और डी, ये आपका एक्सेलरेटिंग एरिया है। एक्सेलरेटिंग एरिया मैं फिर लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ये आपका एक्सेलरेटिंग एरिया है, और यहाँ पर एरिया डी ई एफ एंड जी, डी ई एफ एंड जी, इतने में रोटर की स्पीड घट रही है, तो ये आपका क्या होगा, रिटार्डिंग या डिसेलरेटिंग एरिया। और अगर ये दोनों एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए तो सिस्टम आपका क्या होगा, रिटार्डेशन एरिया अगर इक्वल हुआ एक्सेलरेशन एरिया के तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एक्सेलरेशन एरिया है ये डिपेंड करेगा एंगल डेल्टा 1 पर। व्हेन डेल्टा 1, अगर डेल्टा 1 इंक्रीज़ करता है तो ये एरिया क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और अगर ये इंक्रीज़ करता है तो हमें A1 इज़ इक्वल टू A2 बनाने के लिए डेल्टा 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें स्टेबिलिटी में काम कराना है तो हमें एरिया A1 इज़ इक्वल टू एरिया A2 चाहिए। डेल्टा 1 अगर इंक्रीज़ करा दैट मीन्स A1 इंक्रीज़ करेगा, तो हमें डेल्टा 2 को भी इंक्रीज़ कराना पड़ेगा, दैट मीन्स डेल्टा 2 इंक्रीज़ होते ही A2 इंक्रीज़ होगा और A1 इक्वल टू A2 बन जाएगा। अब ये जो डेल्टा 2 की वैल्यू है ये एक मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा m तक इंक्रीज़ होती है, जिसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, डेल्टा m इज़ इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा 1, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो ये मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू है फॉर स्टेबिलिटी के लिए, और डेल्टा 1 की वो वैल्यू
जिस पर आपका सिस्टम डेल्टा वन की वो वैल्यू जहाँ तक आपका सिस्टम इस चीज़ को देखिए, मैं इस ग्राफ से बताता हूँ। ये देखिए, इस ग्राफ से देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में डेल्टा टू अपने क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया है। डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा एम, और डेल्टा वन की वो वैल्यू क्या है, डेल्टा सी है। दैट मीन्स इस कंडीशन पर जो आपका डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा सी है कि डेल्टा टू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो। दैट मीन्स डेल्टा टू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो डेल्टा वन कितनी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू ले रहा है, डेल्टा सी। और इसी सी को हम कहते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। अगर आपका ये जो एंगल है, मतलब इतनी देर में फॉल्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपका एक्चुअल क्लियरिंग एंगल डेल्टा सी से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, एंड द मोर रैपिडली द फॉल्ट इज क्लियर, द स्मॉलर विल द एक्सेलरेटिंग एरिया एंड द ग्रेटर द चांस ऑफ स्टेबल ऑपरेशन बीइंग रिस्टोर्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम फॉल्ट को क्लियर कर रहे हैं, ये जितनी जल्दी क्लियर होगी तो ये वैल्यू उतनी ही कम होगी, डेल्टा वन की वैल्यू उतनी ही लो होगी, और डेल्टा वन की वैल्यू जितनी ही लो होगी उतना ही एरिया ए वन आपका क्या होगा, लेस होगा एरिया ए टू से। ओके, और आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। तो ये था टोटल पूरा आपका कि ये कैसे वर्क करता है। और ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये दिया भी हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये इसमें और इसके आगे वाले इस पैराग्राफ में ये चीज़ पूरी गिवन है। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से एक बार पूछ लीजिएगा। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद इसका एक प्रूफ है। प्रूफ में क्या करना है, ये प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रूफ में आपको हम क्या करेंगे कि हमें एरिया ए वन इज़ इक्वल टू एरिया ए टू करना है। ओके, अब देखिए एरिया ए वन इज़ इक्वल टू एरिया ए टू करने के लिए हम बस यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ थी हमारी पी मैक्स वन, पी मैक्स टू, पी मैक्स थ्री, ये सारी वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हम पी वन, पी टू और पी थ्री मान ले रहे हैं। पी वन, पी टू और पी एम वन, पी टू और पी एम टू और पी थ्री। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए हमें मालूम है कि हमारा एरिया ए वन इज़ इक्वल टू एरिया ए टू होना चाहिए। दैट मीन्स ए बी सी डी इज़ इक्वल टू डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, देखिए डी ई एफ एच जी वही है। तो अब हम एरिया ए बी सी डी और एरिया दोनों एरिया निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे ये एरिया निकलेगा। एरिया ए बी सी डी ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया को इस टोटल एरिया, इस टोटल रेक्टेंगल के एरिया से इस टाइप के एरिया को, इतने एरिया को, शेडेड एरिया को अगर हम घटा दें टोटल रेक्टेंगल के एरिया से, ये टोटल रेक्टेंगल हो गया, इससे अगर हम इस शेडेड एरिया को घटा दें तो हमें मिल जाएगा एरिया ए बी सी डी। ठीक है, देन इधर बड़ा वाले में देखिए क्या है, इस टोटल एरिया से, टोटल इस कर्व के एरिया से अगर हम इस शेडेड एरिया को घटा दें, शेडेड रेक्टेंगल एरिया को घटा दें तो हमें मिल जाएगा डी ई एफ एच। ओके, तो देखिए ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे यहाँ पे एरिया को कैसे निकालेंगे या ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पहला वाला रेक्टेंगल था, इस एरिया ए बी सी डी के में
निकालने के लिए एरिया AD kg लिया, जो कि रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का एरिया PS डेल्टा C माइनस डेल्टा नॉट, और फिर एरिया BC kg लिया। ये एरिया अंडर द कर्व था। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होता है। जहाँ से जहाँ तक कर्व का आपका टॉर्क एंगल होता है उतने एंगल तक में हम इंटीग्रेट कर दें इक्वेशन को। इक्वेशन आपकी, क्योंकि हम ये फॉल्ट पोस्ट फॉल्ट कर्व पे बात कर रहे हैं, तो पोस्ट फॉल्ट कर्व के लिए इक्वेशन थी PE2 इज इक्वल टू PM2 साइन डेल्टा 2 साइन डेल्टा। तो PM2 साइन डेल्टा को हम इंटीग्रेट कर देते हैं डेल्टा नॉट से डेल्टा C तक। ओके, और इसको इंटीग्रेशन करके वैल्यूज़ पुट करके और सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा एरिया DEFH निकाल लेते हैं। DEFH निकालने के बाद और हम इसको DEFH निकालने के बाद हम दोनों एरिया को आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम डेल्टा C की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेंगे, और इस वैल्यू को निकालने के बाद इसको हम इस तरह से चौखाने में बंद कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी प्रूफ है। इस प्रूफ में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ओके, लेकिन इस प्रूफ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, डिराइव द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। और इस जो है इक्वेशन को आपको याद भी रखना है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज तक का, और इसमें अभी मुझे एक न्यूमेरिकल भी बताना था, लेकिन वो अब इस लेक्चर में नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल इस पे बताऊंगा। और देन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, और थ्योरी का एक सब्जेक्ट है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और देन ये यूनिट्स उसके बाद फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।